ओके, सो वी आर इनटू डे 4 और आज अपने करने वाले टीडीएस। टीडीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हम लोग को डीटी का डी भी नहीं आता है तो क्या हुआ, चैरिटेबल ट्रस्ट तो कर लिया ना आपने, टीडीएस भी कर लेंगे, घबराओ मत। चलिए शुरू करते हैं। अब एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है और नहीं होता है। देखो, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट याद है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर हम इनकम को अर्न करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर, कहां चला गया ये, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं। अर्न करने के बाद असेसमेंट ईयर में हम लगाते हैं रिटर्न, और रिटर्न के साथ कर देते हैं हम पेमेंट टैक्स का, जितना भी अपना टैक्स बनता है। ठीक है, अपने लिए फाइनेंशियल ईयर है 22-23 एंड असेसमेंट ईयर है अपना 23-24। एग्जाम पर्पस के लिए अपने को बस यही याद रखना है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब मान लीजिए कि अपने अगर इनकम अर्न करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोग बैठ के इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से हम लोग इनकम कमा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं। बट कभी आपने ऐसा सोचा है क्या, अगर हम पूरे 1 साल कमाएंगे और उसके नेक्स्ट ईयर पैसा पे करेंगे इनकम टैक्स का, तो जो अपना इतना बड़ा देश है, ये देश चलेगा कैसे, ये वर्क कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है ये वर्क करना, बिकॉज इसको वर्क करने के लिए चाहिए फंड। और अगर आप 1 साल पूरा पहले काम करोगे, फिर कमाओगे और फिर नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे, तो उस ईयर कैसे देश चलेगा? तो उस ईयर तो फंड चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने दो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। क्या दो कॉन्सेप्ट है? बोलते हैं तुम आराम से अर्न करो फाइनेंशियल ईयर में, तुम टैक्स का पेमेंट भी असेसमेंट ईयर में करो, बट कुछ परसेंटेज एटलीस्ट पहले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे कर दो। क्यों? बिकॉज अपने को देश को रन भी तो करना है, इंडिया को रन करना है, इंडिया इतना बड़ा है तो उसके लिए फंड चाहिए, फंड के लिए ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा आएगा तभी तो। अगर सब लोग 1 साल काम करेंगे फिर पैसा देंगे, तो जिस साल सब काम कर रहे हैं उस साल पैसा कौन देगा? तो गवर्नमेंट ने दो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, एक बोला एडवांस टैक्स, एक बोला टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और एडवांस टैक्स तो एडवांस टैक्स है। अब एडवांस टैक्स तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एडवांस में अपने टैक्स ले रहे हैं, टैक्स को एडवांस में ले रहे हैं कि पहले कुछ पोर्शन अपने को टैक्स एज अ पेमेंट कर दो। जनरली कुछ पोर्शन नहीं, अपने समझ लो 100% पोर्शन इनकम टैक्स का अपने को ड्यूरिंग द ईयर ही पे करना पड़ता है थ्रू एडवांस टैक्स। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, अभी बस इतना समझो कि कुछ पोर्शन एडवांस टैक्स के थ्रू अपने पे करते हैं एंड कुछ टीडीएस एंड टीसीएस के थ्रू पेमेंट होता है। कैसे? टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये टीडीएस टीसीएस का पेमेंट हो गया, मान लो अब ये एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का टीडीएस एंड टीसीएस, सिर्फ टीडीएस पे फोकस करते हैं, टीडीएस कट गया, ऐसा तुमने बहुत बार सुना होगा। टीडीएस कट गया मतलब होता है कि इस पर्सन ने जितनी इनकम अर्न करी है उस इनकम से कुछ पोर्शन एज अ टैक्स पहले ही डिडक्ट हो गया है, एज अ टैक्स पहले ही डिडक्ट हो गया। और जब डिडक्ट हो जाता है तो ये होता है अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, अपने क्या करते हैं, सबसे पहले सैलरी हेड लेते हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर पीजीबीपी लेते हैं, फिर कैपिटल गेन लेते हैं, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेते हैं। ये 5 हेड ऑफ इनकम होती है। अपने क्या करते हैं, इस पूरे 5 हेड ऑफ इनकम को एक साथ कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी पांचों हेड की इनकम को जब अपने जोड़ देते हैं तो बन जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम डिडक्शन देते हैं चैप्टर 6A का। अब चैप्टर 6A का डिडक्शन क्या होता है, सुना होगा ना, 80C, 80D, 80TTA, ये सारे सेक्शंस है जिसमें डिडक्शन मिलता है। तो जब अपने इसमें से इनकम में से 6 डिडक्ट करते हैं तो अपने को मिलता है नेट टोटल इनकम। इस नेट टोटल इनकम पे लगता है टैक्स, सरचार्ज, और अगर सेस वगैरह सेस लगता है 4% तो सेस अपने लगा देते हैं, HEC जिसको अपने बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो अपने चार्ज कर लेते हैं। जब इस तीनों को ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाता है टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल। अब मेरे को ध्यान से बताओ, आईटीआर किस ईयर लगता है, फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर? जल्दी बताओ, FY या AY? ओके, तो अपने AY पे रिटर्न लगाते हैं, ठीक है, बट इनकम तो हमने FY में कलेक्ट की है, फाइनेंशियल ईयर में ली है, कमाई है, बट रिटर्न अपने AY में लगा रहे हैं। और याद है रिटर्न, मैंने आप लोग को एक बार बोला था कि जब भी आईटीआर लगता है तो उसके साथ अपने टैक्स का पेमेंट भी
करते हैं, जितना भी पेंडिंग टैक्स होता है वो पे कर देते हैं। अब मान लो हमने आईटीआर भरा एंड आईटीआर भरने के बाद अपने को पता चला कि अपने को जो टैक्स पे करना है वो 2 लाख रुपए का टैक्स अपने को पे करना है। बट जैसे ही हम 2 लाख का पेमेंट हमसे गवर्नमेंट मांगने आई, हमने गवर्नमेंट को बोला, ए गवर्नमेंट याद है तुमको? बोला क्या याद है, हमको कुछ याद नहीं है। बोला याद नहीं है तुमको, तुमको उधार दिए थे। बोले उधार दिए थे? तुम कब उधार दिए मेरे को? बोले भूल गए। हम बोले हाँ भूल गए। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो 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 देखो, हमने तुमको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एडवांस टैक्स और टीडीएस एज अ उधार दिया था, एज अ उधार था। तुमने बोला था अभी दे दो, बाद में सेट ऑफ कर लेना, अभी दे दो बाद में सेट ऑफ कर लेना। तो गवर्नमेंट से हम बोलेंगे कि अगर टोटल 2 लाख आ रहा है एंड एग्जांपल के लिए मैं तुमको बोलता हूं, मान लो 1.5 लाख रुपए एज अ टीडीएस एंड एडवांस टैक्स हमने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर में, तो नेट अपने को अब कितना पेमेंट करना है? तो नेट अपने को पेमेंट करना है जस्ट 50,000 रुपीज का, जस्ट 50,000 रुपीज का। देखो हुआ क्या, अपने इनकम अर्न करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, उसका टैक्स का पेमेंट करते हैं असेसमेंट ईयर में। बट अगर सब कोई फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न करेगा और असेसमेंट ईयर में पेमेंट करेगा, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सरकार कैसे चलेगी? अब इतना बड़ा देश को अपने रन कैसे करेंगे? तो उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। एक आया एडवांस टैक्स, एक आया टीडीएस। एडवांस टैक्स नाम में लिखा है, एडवांस में टैक्स डिपॉजिट कर दो। टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अभी पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो इस दोनों सिनेरियो में अपने बस समझ लो गवर्नमेंट को उधार दे देते हैं कि ये ले भाई, ये पैसा पकड़, जब मेरा फाइनल पेमेंट बनेगा टैक्स का उस समय हम इसको माइनस कर लेंगे। अब या तो रिफंडेबल भी आ सकता है, पेबल भी आ सकता है, जो भी आएगा अकॉर्डिंगली अपने दोनों मिलके एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये था एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट टीडीएस और एडवांस टैक्स का, कि क्यों देना जरूरी है। जब क्यों समझोगे तब पर्पस समझ में आ जाएगा तुमको। अब ये बात, अब 2 लोगों का तुमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पूरे टीडीएस चैप्टर में। एक पर्सन है और एक पर्सन ये है, ओके। अब इस पर्सन ने इसको एक सर्विस दी है, ठीक है, एक सर्विस दी है। अब अगर इसने इसको सर्विस दिया है तो ये वाला इसको पेमेंट करेगा, ऑब्वियसली पैसा का पेमेंट करेगा। अब ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। अब मेरे को बता, हु हैज अर्न्ड द इनकम? इनकम किसकी है? मिस्टर बी की, क्योंकि रोकड़े आ किसके पास रहे? बी के पास आ रहे। तो इनकम किसकी हुई? इनकम हो गई मिस्टर बी की। तो मिस्टर बी ने अर्न किया तो मिस्टर बी की इनकम हो गई। अब जब भी मिस्टर ए पेमेंट करते हैं ना मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए बन जाएंगे पेयर, जो कि नाम में ही है, पे कर रहे हैं तो पेयर। और जिसको इनकम मिल रही है उसको क्या बोलते, मतलब जिसकी इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं? पेई, ठीक है। सो द पेयर मतलब होता है जो पर्सन पे कर रहा है पैसा, पेई मतलब होता है वो पर्सन जो पैसा रिसीव कर रहा है, जिसकी इनकम है। अब अगर मैंने सर्विस दी और मैं पैसा ले रहा हूं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे को फीस दे रहे हो, तो वो मेरी इनकम हो गई, वो फीस मेरी इनकम हो गई। तो तुम हो गए पेयर, हम हो गए पेई। तो पेयर और पेई क्या होता है ये रखना, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयर मतलब कौन हो गया? जो पर्सन पैसा देता है, एंड पेई मतलब कौन हो गया? जो पर्सन पैसा लेता है, जिसकी इनकम है। ये 2 पॉइंट याद रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी एक बंदा दूसरे बंदे को पेमेंट करेगा एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, बहुत लंबी सी लिस्ट है, तो उस लिस्ट में अगर आप फॉल करते हो और अगर आप पेमेंट करते हो किसी भी पर्सन को, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा। यानी तुमको टीडीएस काटना है और उसके बाद पेमेंट करना है। अब मान लो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि टीडीएस रेट इज 10%, तो टीडीएस कटेगा 10% से, दैट इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज से टीडीएस कटेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, टीडीएस काटेगा कौन, ए या बी? ए, ए, क्योंकि जिसके हाथ में रुपया है ऑब्वियसली वही काट के पैसा जमा करवाएगा ना। अभी तक तो बी के हाथ में रुपया पहुंचा नहीं, जब तक बी के हाथ में रुपया पहुंचेगा नहीं वो काटेगा कैसे? तो काटेगा कौन? मिस्टर ए, बिकॉज उसके हाथ में रुपया है। अब मिस्टर ए 10,000 रुपीज डिडक्ट करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, 10,000 डिडक्ट करके कितना पेमेंट करेगा? क्या ये इसको 90,000 रुपीज पेमेंट करेगा? हाँ जी, 90,000 रुपीज पेमेंट करेगा। ये 10,000 रुपए मिस्टर ए के हैं क्या? ये मिस्टर ए का कमाई है क्या?
नहीं, ये कमाई एक्चुअली किसका है? ये है मिस्टर बी का। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी के बिहाफ में इस रुपए को गवर्नमेंट में जमा करवा देंगे। जब मिस्टर बी अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो उस समय ये जो टीडीएस कटा है 10,000 का, इसका डिडक्शन ले लेंगे, इसका डिडक्शन ले लेंगे। तो ये था एक पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल ट्रांजैक्शन का। कब लगता है? नहीं लगता। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, बना लो साथ साथ। जब भी अपने पेमेंट करेंगे किसी रेसिडेंट को या किसी नॉन रेसिडेंट को, अगर अपने रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो दो चीज के लिए कर सकते हैं, या तो सैलरी और या तो अदर के लिए। जब भी सैलरी के लिए पेमेंट करेंगे तो याद रखना, जो भी टीडीएस का रेट सेक्शन में लिखा है वो प्लस एचईसी, दैट इज 4% एचईसी, और सरचार्ज ऐड करेंगे इफ एप्लीकेबल। तो जब भी अपने पेमेंट करेंगे रेसिडेंट को सैलरी का, तो टीडीएस, एचईसी और सरचार्ज ऐड करके जो फिगर निकलेगा उस पे टीडीएस डिडक्ट करना है। कैसे समझाते हैं, डोंट वरी। और बाकी सारे सिनेरियो में बस वही, उसी से टीडीएस डिडक्ट करेंगे जो भी रेट लिखा हुआ है पर्टिकुलर सेक्शन में। जब भी अपने पेमेंट करेंगे नॉन रेसिडेंट को, अब सैलरी के लिए करो, अदर इनकम के लिए करो, किसी भी इनकम के लिए करो, तो ऑलवेज रिमेंबर टीडीएस का जो रेट होगा वो टीडीएस प्लस एचईसी प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। एससी मतलब होता है सरचार्ज। तो अपने पेमेंट किसको कर रहे हैं? अगर पेमेंट रेसिडेंट को कर रहे हैं तो जो भी रेट सेक्शन में लिखा है वो वाला रेट अपने लेंगे, उसमें एचईसी ऐड करेंगे और सरचार्ज ऐड करेंगे अगर सैलरी का इनकम है। अगर अदर देन सैलरी का इनकम है तो जो भी टीडीएस रेट सेक्शन में दिया है बस वही करेंगे। नॉन रेसिडेंट के लिए टीडीएस रेट प्लस एचईसी प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो मैंने लिखा दिया। इसका मतलब होता है, मान लो अगर टीडीएस रेट 10% है, जल्दी बताओ एचईसी कितना है? आप बोलोगे 4%। ठीक है, अब भूल जाना एक बार के लिए सरचार्ज को, अभी से मानते हैं एचईसी एग्जिस्टेंस में। तो अपने जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, सेक्शन में बोलता है 10% से टीडीएस डिडक्ट करना। तो अपने को जो डिडक्ट करना है, अगर अपने पेमेंट करते हैं एक नॉन रेसिडेंट को और उसका टीडीएस काट रहे हैं, तो कितना करेंगे? 14%। अरे नहीं 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 सर, 14% नहीं करते, 10.4%। जब 10 में 4% ऐड करेंगे तो 10.4% आता है। ठीक है, तो अगर पेमेंट किसको कर रहे हैं उसके बेसिस पे अपने को डिटरमाइन करना है एचईसी ऐड करना है या नहीं करना है, कि स्ट्रेट जो रेट दिया है वो वाले रेट अपने को लगाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में कई बार वो लोग टेस्ट कर लेते हैं कि टीडीएस देखते हैं डिडक्ट किससे करते हैं। तो सैलरी में ऑलवेज रिमेंबर, रेसिडेंट के केस में एचईसी लगाना भूलना मत, नॉन रेसिडेंट में ऑलवेज एचईसी लगेगा। बाकी रेसिडेंट को अगर अदर इनकम का पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस काट के, तो सिर्फ जो रेट लिखा है सेक्शन में वही सेक्शन वाला रेट अप्लाई करना और कोई रेट अप्लाई नहीं करना है। सर थोड़ा प्रैक्टिकल, सर थोड़ा प्रैक्टिकल। लो ये रहा एग्जांपल। मिस्टर मैक्स नॉन रेसिडेंट है, सैलरी दे रहे हैं। मिस्टर एमटी नॉन रेसिडेंट है, प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं। प्रोफेशनल फीस मतलब अदर इनकम, तुम समझ लो अभी के लिए। ठीक है, और मिस्टर एन वाई रेसिडेंट है, सैलरी दे रहे हैं। मिस्टर वाई, मिस वाई जेड रेसिडेंट है, उनको प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं। टीडीएस रेट है 10% का। अब तुमको बताना है कितना लगेगा। देखो फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर देता हूं। इस वाले का जो टीडीएस लगेगा वो लगेगा 10.4%। चलो एमटी का बताओ, नॉन रेसिडेंट एमटी। शाबाश, तो नॉन रेसिडेंट जो एमटी है इसका भी 10.4% लगेगा। अब बताओ एनवाई का बताओ, एनवाई रेसिडेंट सैलरी 10.4%। अब मिस वाई जेड का बताओ, मिस वाई जेड 10%, बिकॉज रेसिडेंट है और अदर इनकम का पेमेंट कर रहे हैं। इजी। कब लगाना है 4%, कब नहीं लगाना है, क्लियर है? क्योंकि अब आगे ये वाला डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर कर लेना, आगे ऑटोमेटिक तुमको लगाना अपने हिसाब से। चलिए,
तो टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम बनते हैं अपने? तो ऑलवेज रिमेंबर 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। एचपी सैलरी, हाउस प्रॉपर सॉरी एचपी सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस चीज का ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा ये वाला पॉइंट अपने लिए। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अच्छा, हम कोई भी इनकम अर्न करेंगे तो क्या इस 5 हेड में वो समराइज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर जॉब करते हैं तो सैलरी, धंधा करते हैं तो बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, रेंट वगैरह मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी, कुछ एसेट का लेवा देवी करते हैं, बेचा बेची करते हैं तो वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। बाकी जो बचा वो अदर सोर्स में चला जाएगा, बाकी जो बचा वो अदर सोर्स में चला जाएगा। तो ये रही पूरी बात। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर शुभारंभ किया जाए। सेक्शन नंबर 194 बी एंड बीबी, पेज नंबर है 4। सबसे पहला चैप्टर टीडीएस का अपने शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर लर्न करना भाई साहब, रट्टे लगाने हैं, हो जाएंगे यहाँ पे आराम से हो जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। 2 सेक्शन नंबर अपने करने जा रहे हैं, 194 बी, 194 बीबी। एमटी, एमटी मतलब होता है मेमोरी टेक्निक, 194 बी मतलब बैटिंग, 194 बीबी मतलब बड़ी बैटिंग। ठीक है, अब बैटिंग और बड़ी बैटिंग सबसे पहले देखते हैं 194 बी। 194 बी किस पे लगता है? जब भी आपको लॉटरी लगता है, क्रॉसवर्ड लगता है, केबीसी में आप जीतते हो, या किसी भी गेम में आप जाके शो में कुछ भी आप कैजुअल इनकम करते हो, वो सारा 194 बी में फॉल करता है। 194 बी फॉर बेटिंग, यानी लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। 194 बीबी इज फॉर हॉर्स रेस, बड़ी बेटिंग। बड़े लोग किस में पैसा लगाते हैं? बड़े लोग देखना हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, इसलिए बड़ी बेटिंग, हॉर्स रेस, दोनों का प्रोविजन सेम है। अब क्या प्रोविजन है? प्रोविजन बोलता है कि अगर आपको विनिंग होती है 10,000 रुपए से ज्यादा, तो आपका 30% से टीडीएस कटेगा। तुमने कई बार सुना होगा, जैसे कोई केबीसी जीतता है तो अपने बोलते हैं 1 करोड़ उसको मिला, बट तुमने ये भी सुना होगा कि उसका 30% कट जाता है, उसके हाथ में सिर्फ 70 लाख रुपीज ही जाता है। अगर वो 1 करोड़ भी विन करता है तो 70 लाख ही उसके हाथ में जाता है, बिकॉज 30% कट जाता है। वो क्यों कटता है? बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 194 बी। तो आपसे कोई भी बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? 194 बी में पैसा कटा है उसका। आओ देखते हैं कैसे। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए को लगी है लॉटरी। ये है लॉटरी वाला, ये है लॉटरी वाला। लॉटरी वाला आया घर से पैसा निकाल, तो ये लॉटरी वाले ने, लॉटरी लगी मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए गए क्लेम करने लॉटरी का पैसा। ये लॉटरी वाला मिस्टर ए को लॉटरी का पैसा दे रहा था। जब ये पैसा दे रहा था तो पीछे से गवर्नमेंट आया दौड़ते हुए, और उसने क्या बोला कि अगर ये अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा, एग्जैक्ट 10,000 है तब नहीं, अगर 10,000 से ज्यादा है तो 30% से टीडीएस काट के इसको पेमेंट करना। अब मेरे को एक बात बताओ, टीडीएस काटेगा कौन, एल या मिस्टर ए? एल, राइट। ओके, इनकम किसकी है? इनकम है मिस्टर ए की, काटेगा कौन? एल। तो पेयर कौन हुआ? पेयर हुआ एल, पेई हुआ मिस्टर ए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पेयर और पेई ऑलवेज आइडेंटिफाई करते अपने को चलना है। अब मान लो कि मिस्टर ए थे मस्त वाले जुआरी, मस्त जुआ खेलते, ठीक है। 3 लॉटरी खरीदी उन्होंने, एक लॉटरी में 20,000 की इनकम हुई, दूसरी लॉटरी में 30,000 की इनकम हुई, एंड थर्ड वाले लॉटरी में 40,000 की लॉस हुआ, 40,000 का लॉस हुआ। तो अब मेरे को बताओ, जो टीडीएस कटेगा वो क्या इसी का कटेगा ना, 20,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000, नेट ऑफ कर देंगे और उसके बाद टीडीएस काटेंगे, करेक्ट? नहीं 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 नहीं, वेरी गुड। तो याद रखना, जो लॉस होता है ना लॉटरी में, अगर तुमको लॉस हुआ है ना तो वो तुमको ही बियर करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट आके तुमको सेट ऑफ नहीं करने देगी किसी भी इनकम से, इवन फ्रॉम अनदर लॉटरी भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। यानी अगर आपका इनकम टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा, तो वो टीडीएस जो कटेगा वो कटेगा 50,000 पे 30%। अब 50,000 पे 30% मतलब कितना हो गया? तो अपने करते हैं 50,000 का 30%, तो टीडीएस अपना कटेगा 15,000 रुपए से। अल्टीमेटली मिस्टर ए को कितना मिलेगा? तो अल्टीमेटली मिस्टर ए को मिलेगा 35,000।
35,000 मिस्टर ए के हाथ में आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूं। यहां पे इनको सिर्फ और सिर्फ 5,000 की इनकम हुई है। अब बताओ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ 30 हुआ, तो क्या करेंगे, 35,000 का 30%। नहीं 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 नहीं, ऑलवेज रिमेंबर ईच विनिंग इज टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली। हर विनिंग अलग अलग कैलकुलेट होगी, यानी जो 10,000 का अमाउंट है ये हर विनिंग का देखना है अपने को। अब सिंस इस वाली विनिंग में तो 10,000 से कम है, तो कितना इसमें टीडीएस कटेगा, नहीं कटेगा। इस वाली विनिंग में 10,000 से ज्यादा, इस पे टीडीएस कटेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे ही टीडीएस कटेगा। लॉस पे टीडीएस नहीं कटता, याद रखना, सिर्फ इनकम पे टीडीएस कटता है। सिर्फ इनकम बनेगी तभी तो टैक्स दोगे, लॉस पे थोड़ी टैक्स देते हो। अगर लॉस पे टैक्स ही नहीं दोगे तो लॉस का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि अगर एक पर्सन को लॉटरी लगती है तो जब भी लॉटरी वाला उसको पैसा देगा तो 30% काट के देगा, प्रोवाइडेड 10,000 से ऊपर होना चाहिए। 10,000 क्या, पर विनिंग 10,000 के ऊपर होना चाहिए। अब मान लो अपने को 3 लॉटरी खेल रहे हैं और एक लॉटरी में जीत, 2 में जीते, एक में लॉस हो गया, तो क्या सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज नो, सेट ऑफ इज नॉट पॉसिबल। हर एक लॉटरी को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। एंड ये जो लॉस है ना, ये तो किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, ये मतलब पूरा का पूरा तुमको ही बियर करना पड़ेगा। सर जास्ती नहीं हो रही है, हम लोग को लॉस बियर करवा रहे हैं, तो जास्ती क्या हो रही है, तुमको थोड़ी बोल रहा है कि वो जाके सट्टा खेलो, गैम्बलिंग करो, वो तो चाहते हैं मत खेलो, इसीलिए ये सारे प्रोविजन डाल के रखे कि ये सबसे दूर रहो, इसीलिए ये सारे लॉस खल्लास खत्म, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये लॉस पूरा तुमको ही बियर करना पड़ेगा, और ना कैरी फॉरवर्ड होगा, ना सेट ऑफ होगा, कुछ भी नहीं होगा इसका। ठीक है, अब मान लो मिस्टर ए इस बार बड़ी लॉटरी खेले और 10 लाख की कार जीते। क्या जीता उन्होंने? 10 लाख की कार। अब बंदे ने 10 लाख की कार जीती है, तो अब वो गया और कार लेके निकल गया, ठीक है, कार लेके चला गया। स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट तुमको गैम्बलिंग होता है क्या? स्टॉक मार्केट कैपिटल गेन में आता है, वो अलग है, ये अलग है। स्टॉक मार्केट तुम्हारा लॉटरी थोड़ी होता है कि चलो आज पैसा लगा देते, जीत गए तो आ गया कमाई, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, अब मिस्टर इस बार मस्त वाली लॉटरी खेली, इन्होंने इस बार लॉटरी खेली और इनको मिल गया 10 लाख की कार। ओ माय गॉड, 10 लाख की मस्त वाली कार इनको मिल गई। जैसे इनको 10 लाख की मस्त वाली कार मिली, ये चले गए कार लेने लॉटरी वाले के पास। इन्होंने अपनी आईडी दिखाई, आईडी दिखाने के बाद ये कार लेके जाने लगे। जैसे ये कार लेके जाने लगे, पीछे से दौड़ते 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 गवर्नमेंट आया। गवर्नमेंट बोला, ओ भाई मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दोगे? भूल गए लॉटरी जीतने पे 30% देना पड़ता है। तो हमने बोला, लॉटरी जीतने पे 30% तो तुमको देना पड़ता है, बट वो कैश में ना। अब कार जीता हूं तो क्या तुमको बम्पर खोल के दे दूं क्या 30% का? क्या करूं? तो गवर्नमेंट बोलती है, थांबा थांबा, इसका भी सोल्यूशन बताएंगे। तुम एक काम करो, तुमको 2 ऑप्शन देते हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन है कि तुम कलेक्टिंग टीडीएस फ्रॉम पेई बिफोर रिलीजिंग द कार्ड टू हिम एंड रिमिटिंग द सेम टू द गवर्नमेंट। मतलब जो पहले फंडा होता था, पहले क्या काट के पैसा पेमेंट करते थे, अब बोलता है कि मिस्टर ए से 30% जितना पैसा मंगवा लो, यानी 3 लाख रुपया मंगवा लो। 3 लाख रुपया लो और फिर उसको गाड़ी रिलीज करो। 3 लाख रुपया लेके अपने पास मत रखो, गवर्नमेंट में जाके जमा करवा दो, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही करना है, बस कलेक्ट तुमको करना पड़ेगा उससे, बिकॉज गाड़ी का बोनट खोल के थोड़ी बेचेंगे। तो एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता, मिस्टर ए ने लॉटरी जीती कार की, मिस्टर ए को बोलो कि तुम जाके टैक्स जमा करवा दो डिपार्टमेंट में, मेरे को लाके पर्ची दिखा दो, हम पर्ची देखेंगे, हम गाड़ी रिलीज कर देंगे। तुम जाके खुद अपना टैक्स जमा कर दो, टीडीएस वाला 3 लाख रुपए, तुम मेरे को लाके पर्ची दिखा दो, हम गाड़ी रिलीज कर देंगे। तो 2 में ऑप्शन है, लिख लो फटाफट, लिखा हुआ है बुक में वैसे, बट फिर भी लिख लो। 2 ऑप्शन है, कलेक्टिंग टीडीएस, या तो पहले टीडीएस का पैसा ले लो, 3 लाख रुपए ले लो पेई से, ठीक है, पेई कौन हुआ? मिस्टर ए। मिस्टर ए से 3 लाख रुपया ले लो और फिर गाड़ी रिलीज कर दो। और या तो फिर मिस्टर ए को बोलो, जाओ पहले पैसा जमा करवा के आओ, उसके बाद मेरे को आके पर्ची दिखाओ, पर्ची देखने के बाद हम गाड़ी रिलीज कर देंगे। अब एक चीज यहां ध्यान दो, अभी रिसेंट में बहुत सारे स्कैम भी हो रहे होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि तुमको लॉटरी लगा है, इतना रुपया तुम दे दो तो लॉटरी रिलीज कर देंगे। वो एक्चुअली इसी सेक्शन का यूज करते हैं
वो यही सेक्शन कोट करेंगे, वो बोलेंगे कि 194 बी में लिखा हुआ है कि आपको अगर पैसा, मतलब मैं लॉटरी रिलीज करूँ तो आपको 30% पैसा देना होता है। तो वो क्या करते हैं, 30% पैसा ले लेते हैं और लॉटरी भी रिलीज नहीं करते, स्कैम कर देते हैं। तो ये सब स्कैम से दूर रहना, ठीक है सर। हम लोग लॉटरी खेलते ही नहीं है सर, हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, स्कैम क्या होगा हमारे साथ। चलिए ठीक है। तो दो ऑप्शन है, 3 लाख रुपए कलेक्ट करो और 3 लाख रुपए ले लो मिस्टर ए से और जाके गवर्नमेंट में जमा करवा दो, और या तो फिर वेरीफाई कर लो कि उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया और उसके बाद ही कार को रिलीज करना। तो ये एक टेक्निक है जो अपने को यूज करना है, इस तरह आप लर्न कर सकते हो इसको। तो हमने, अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले केस में 194 बी की, जैसे लॉटरी की, तो क्या ये सिमिलर चीज 194 बीबी के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, मान लो एक हॉर्स रेस 1 में तुम जीते, हॉर्स रेस 2 में तुम जीते, हॉर्स रेस 3 में तुम हार गए, तो फिर वही सेम जो अभी पढ़े वही वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। दोनों के लिए सेम प्रोविजन है, इसलिए दोनों को साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। आजकल तुम 3 पत्ती में जीत रहे हो क्या? 3 पत्ती भी इसी में कवर होगा। देखो 194 बी, 194 बीबी, 194 बी क्या बोलता है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह, एंड 194 बीबी बोलता है हॉर्स रेस। दोनों ही सिनेरियो में अगर आपको 10,000 के ऊपर विनिंग होती है तो आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट पर, ये जो टीडीएस है ये पर विनिंग के हिसाब से देखना है, 10,000 रुपीज पर विनिंग का देखना है। मान लो एक में अगर लॉस हो जाता है तो वो हटा दो, उसके बारे में सोचना है नहीं, वो खत्म है। अब मान लो अगर अपने को पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड या पूरा इन काइंड, यानी या तो कार मिला या तो थोड़ा कार मिला थोड़ा कैश मिला, थोड़ा कार क्या होता है, नैनो मिला मान लो, थोड़ा कार मिला थोड़ा कैश मिला, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में इंश्योर करना पड़ेगा दैट पेई हैज पेड द टैक्स, और या तो फिर अपने रिकवर कर लेंगे पेई से बिफोर रिलीजिंग द विनिंग, दोनों में से कुछ एक तुमको करना पड़ेगा। अब मान लो हुआ क्या, एक टिकट सेलर था, लॉटरी वाला टिकट सेलर था, रात भर उसने बहुत मेहनत की, सारे टिकट बेच दिए, एक टिकट रह गया था, उसने सारे टिकट बेच दिए, एक टिकट रह गया था। सुबह जब मॉर्निंग हुई ना, तो उसी एक टिकट पे लॉटरी निकल गई, उसी एक टिकट पे लॉटरी निकल गई और वो लॉटरी बेचने वाले को 1 करोड़ रुपए मिल गया। अब जैसे ही 1 करोड़ रुपए मिले तो वो चला गया अपना आईटीआर वगैरह लगाने डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट को बोलता है कि ये तो मेरा पीजीबीपी इनकम है, पीजीबीपी मतलब मेरा बिजनेस, मेरा तो बिजनेस है लॉटरी बेचना, तो मेरा काम है, मेरे को लग गया लॉटरी तो इसमें मेरी क्या गलती है इसमें। तो इस सिनेरियो में वो बोलते हैं गवर्नमेंट कि देखो तुम भले ही लॉटरी बेचते हो लेकिन तुमको लगी तो लॉटरी है ना, एंड लॉटरी विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194 बी एंड बीबी। अगर लॉटरी है तो 194 बी में कवर हो जाएगा। ये नॉन 194 बी में अगर कवर है तो दिस विल बी, टीडीएस नहीं कटेगा, ध्यान दो, टैक्सेबल की बात कर रहा हूं, दिस विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। अब टीडीएस क्यों नहीं कटेगा, अब एक आदमी अपना ही टीडीएस काट के दूसरे हाथ में थोड़ी जमा करेगा, अपना टीडीएस थोड़ी कोई काट सकता है, टीडीएस एक थर्ड पर्सन ही काट सकता है, तुम अपना टीडीएस खुद नहीं काट सकते हो। सो दिस विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। टीडीएस नहीं कटेगा बट टैक्स 30% से लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगेगा, 30%। और मैं बता दूं 30% इज अ हायर रेट, ये काफी बड़ा रेट होता है 30% का। से छोटा सा तो लगता है, अभी अर्निंग नहीं की है ना, जब अर्निंग करोगे तो 30% क्या 10% भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो हमने देखा 194 बी, 194 बीबी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एंड बीबी इज फॉर हॉर्स रेस। मेरे साथ बोलते जाओ, लर्न करना है ना, मेरे साथ बोलो, 194 बी, 194 बीबी, बी इज फॉर लॉटरी बेटिंग, बीबी इज फॉर बड़ी बेटिंग दैट इज हॉर्स रेस। 10,000 के ऊपर विनिंग होता है 30% से टीडीएस कटेगा, पर विनिंग अमाउंट अपने को देखना है। पार्टली इन काइंड है, पार्टली इन कैश या पूरा काइंड है, तो क्या करेंगे, इंश्योर करना पड़ेगा कि पेई ने टैक्स जमा कर दिया है, और या तो फिर उससे टैक्स का पैसा ले लो उसके बाद विनिंग को रिलीज करो। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर टिकट सेलर है उसको खुद ही लॉटरी लग जाती है तो 30% से टैक्सेबल होता है। अब आ जाओ कंपाइलर में। आपको पता है कंपाइलर में कितने क्वेश्चन है टीडीएस में? कंपाइलर में टोटल 81 क्वेश्चन है टीडीएस के, यानी हर एक चीज कवर है। और अब बताते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहला, Mr. Govind won the first prize in lottery ticket and the prize was Maruti car worth rupees 5 lakhs. 5 लाख की मारुति गाड़ी मिल गई। मारुति गाड़ी 5 लाख की कौन सी आती है, मारुति कार मिल गया 5 लाख की। What is the procedure to be adopted before handing over the Maruti car to Govind? आंसर पता है? हाँ सर आंसर पता है, सिंपल है।
क्या हुआ, गोविंद को लॉटरी के में मारुति लगा, तो मारुति रिलीज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, या तो पहले टैक्स का पैसा उससे ले लो और गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा दो, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि वेरीफाई कर लो कि उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया है। तो देखो यही लिखा है, क्या यही लिखा है कि अच्छा कितने की है, 5 लाख की है, तो 5 लाख का 30% कितना होता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख जो होगा वो होगा टीडीएस। तो 1.5 लाख फ्रॉम गोविंद बिफोर रिलीजिंग द मारुति कार, कलेक्ट कर सकते हैं अपने 1.5 लाख फ्रॉम गोविंद बिफोर रिलीजिंग द मारुति कार एंड रेमिट कर सकते हैं द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन है वेरीफाई कर सकते हैं कि टैक्स पेमेंट बाय द विनर एंड देयर आफ्टर रिलीजिंग द प्राइस। वेरीफाई कर लेंगे कि बंदे ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, टीडीएस का पैसा दे दिया है, उसके बाद ही अपने रिलीज करेंगे। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, a turf club awarded a jackpot of 5 lakhs to the winner of the race। टर्फ क्लब क्या होता है पता है सर? हमें नहीं पता है, हम लोग क्या सट्टाबाज लग रहे हैं क्या सर आपको? टर्फ क्लब होता है रिलेटेड टू हॉर्स रेस। किससे? हॉर्स रेस से रिलेटेड। तो इस सिनेरियो में जल्दी बता दो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इस सिनेरियो में जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो होगा 194 बी बी, बड़ी बेटिंग, बड़ी बेटिंग। ठीक है, कितने रुपए पे कर रहे हैं? अपने पे कर रहे हैं 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख रुपए पे कितना टीडीएस कटेगा? 30%, दैट इज 1.5 लाख का टीडीएस कटेगा। सर इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या? अरे अभी तुमको क्या पता है, बस देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक्स एक बुक मेकर है, वाई एक पंटर है। सर नहीं समझ में आ रहा, बुक मेकर पंटर क्या होता है? कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी हैज won 50,000 in horse race 1 and suffered a loss of 20,000 in horse race 2। बताओ टीडीएस कटेगा? पहली बात बताओ सेक्शन नंबर कौन सा है, बी या बीबी? तो सेक्शन नंबर इज बीबी बिकॉज हॉर्स रेस से रिलेटेड है, बीबी होगा, हॉर्स रेस, बड़ी बैटिंग। अब देखो एक में हो रही है विनिंग 50,000 की, एक में हो रहा है लॉस 20,000 का। क्या सेट ऑफ होंगे दोनों? द आंसर इज नो, इट विल नॉट बी सेट ऑफ। तो अगर सेट ऑफ नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 50,000 पे टीडीएस कटेगा बिकॉज 10,000 से ज्यादा है, एंड इस पे 30% से अपने टीडीएस काट देंगे, यानी 15,000 का पेमेंट करेंगे अपने। मिस्टर मानस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लॉटरी टिकट और उसको 6 लाख की प्राइज मनी खुद ही लग गई एक अनसोल्ड लॉटरी टिकट पे। अब वो बोलता है कि ये बिजनेस इनकम है, बट असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि इसको अपने चार्ज करेंगे 30% पे। जल्दी बताओ किस पे चार्ज होगा? 30% से, टैक्सेबल एट द रेट 30%। सर 4 क्वेश्चन थे इसमें, ये चारों क्वेश्चन तो इसी में ही लिखे हुए हैं सारा आंसर। तो मैंने पहले ही बोला इसमें सब कुछ कवर है, जितना भी अपने पढ़ाई की है वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, सिर्फ एचपी लॉस वाला नहीं है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं। मान लो H1 में अपने को इनकम होती है, H2 में अपने को लॉस होता है, तो लिख दो नो सेट ऑफ। तो ये वाला पॉइंट भी लगे हाथों यहीं पे कवर हो जाएगा। हॉर्स रेस 1 में इनकम होती है, हॉर्स रेस 2 में लॉस होता है, तो याद रखना कोई सेट ऑफ नहीं होगा, 30% इनकम पे टैक्स कटेगा ही कटेगा, प्रोवाइडेड अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो। समझ गए सब? अब देखो हम पढ़ रहे हैं टीडीएस का चैप्टर, एंड टीडीएस के चैप्टर को अब अपने थोड़ा इजी बनाते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मिस प्रिंट है, वो मिस प्रिंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें लिखा है कि जो 20,000 का लॉस है ना, वो भी उसको बियर करना पड़ेगा, यानी कि ये जो लॉस है ये भी पैसा उसी के जेब से जाएगा, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ, और कुछ नहीं। ठीक है, एक्स वाई। अच्छा बी लिखा हुआ है क्या? हाँ वो ठीक कर लेना। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैंने क्या किया कि जो सेम क्वेश्चन थे वो हटा दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन रखने का कोई पर्पस नहीं बनता, एक ही क्वेश्चन है और उसी का ही आंसर है, तो कभी कभी आंसर ऊपर नीचे हो गया और कोई बात नहीं है। यहाँ एक्स हो जाएगा, करेक्ट कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्स नहीं वाई, सॉरी वाई होगा, एक्स होगा, एक्स 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 एक्स
पेबल टू वाई, वाई 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 नहीं, बी सही तो है, बी तो होगा, बी तो है, बी तो है यहाँ पे, बी हैज वन ना, तो बी तो है, ठीक तो है। क्या कर रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को थोड़ा चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे चीजों को? आओ मेरे साथ एक नोट बनाते हैं हम लोग मिलके, ठीक है? हम लोग दोनों लोग मिलके एक नोट बनाते हैं। हम बनाएंगे सबसे पहले एक कॉलम जिसमें हम बनाएंगे सेक्शन नंबर, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे पेयर, पेयर कौन होगा, तीसरा कॉलम हम बनाएंगे पेई, पेई कौन होगा, फिर अपने बनाएंगे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, और उसके बाद हम बनाएंगे टीडीएस कितना होगा। ठीक है, और पहले एक बार ये वाला बना लेते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन हमने क्या पढ़ा, तो दोनों को अपने मर्ज कर लेंगे, 194 बी एंड 194 बी बी, 194 बी 194 बी बी। पेयर कौन होना चाहिए? पेयर देखो यहाँ पे एनी पर्सन चलेगा, पेई भी एनी पर्सन चलेगा। तो पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। ये क्यों करवा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद समझ जाएगा। पेई कौन होगा? एनी पर्सन। ये है अपना पेयर, ये है अपना पेई। थ्रेशोल्ड कितना बन रहा है अपना? थ्रेशोल्ड है मोर देन 10,000। रेट कितना है अपना? रेट है अपना 30%। ठीक है, तो 194 बी 194 बी बी, पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, थ्रेशोल्ड इज मोर देन 10,000 एंड रेट इज 30%। एक फ्रेश पेज में बनाना और उस पेज में एटलीस्ट 2 या 3 पेज छोड़ देना, क्योंकि पूरा एक लिस्ट बनेगा तो 2 पेज तो कम से कम मेरे हिसाब से जाएगा, 2 से 3 पेज। उसके बाद ही आगे उसमें लिखना, ठीक है? 3 पेज छोड़ देना। नोटबुक में नोट डाउन कर लो, बनाना स्टार्ट करेंगे इसको क्लास के साथ साथ। सर कोई स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, बाद में बना लेंगे। बना लो ना, लाइक पेन का रिफिल बचा रहे हो क्या? अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। 194D 194G, डी फॉर डेथ। डेथ के बाद क्या होता है? डेथ के बाद इंश्योरेंस मिलता है, तो डी फॉर इंश्योरेंस कमीशन। 194D इंश्योरेंस कमीशन, डेथ से रिलेटेड। 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। जी जी मैं लॉटरी बेचता हूं, जी जी मैं लॉटरी बेचता हूं। ये सारे एम्प्टी हैं, बाद में काम आएगा लर्न करने में, साइड में लिख लेना। तो 194D डेथ, डेथ के लिए क्या मिलता है? इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कमीशन। 194G, जी मैं लॉटरी बेचता हूं, तो लॉटरी कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। अब दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कमीशन, कमीशन। अब अगर कमीशन का पेमेंट होता है मोर देन 15,000 तो 5% से टीडीएस कटता है। अगर कमीशन का पेमेंट होता है मोर देन 15,000 तो 5% से टीडीएस कटता है। 194D का पहले बात करते हैं, अपने इंश्योरेंस कमीशन की पहले बात करते हैं, ठीक है? इंश्योरेंस कमीशन में क्या होता है, मेरे को बात बताओ। एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो कमीशन किसको देती है? तो वो कमीशन देती है एजेंट को। तो इनकम किसकी है? इनकम तो एजेंट की है, बिकॉज कमीशन इज अर्नड बाय द एजेंट। तो इनकम एजेंट की है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब भी एजेंट को पेमेंट करेगी कमीशन का, एंड द कमीशन अमाउंट इज मोर देन 15,000, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 5% से। 5% से टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा। बट क्या आपको एक सिनेरियो पता है? लिखूंगा तो समझ जाओगे। री इंश्योरेंस पढ़ा था इंटर में, री इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को अपना इंश्योरेंस बेच देती है ताकि वो री इंश्योर्ड हो जाए, ताकि रिस्क कम हो जाए, रिवॉर्ड ज्यादा हो जाए। तो इस सिनेरियो में अब जब मान लो इंश्योरेंस कंपनी ए ने इंश्योरेंस कंपनी बी से री इंश्योरेंस करवाया है, तो अब क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी ए इंश्योरेंस कंपनी बी को लिखा होगा क्वेश्चन में कमीशन, बट तुमको क्या लगता है ये लोग कमीशन के लिए ये करते हैं क्या? नहीं, दे डू इट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। अगर तुम ध्यान से री इंश्योरेंस के ट्रांजैक्शन को देखोगे तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है बिटवीन टू इंश्योरेंस कंपनी। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, वो कमीशन नहीं होता। भले ही उसको कमीशन बोलते हैं, बट वो कमीशन नहीं है, वो प्रॉफिट शेयरिंग है। अब सिंस ये कमीशन नहीं है, तो क्या ये कवर होगा 194D में? द आंसर इज नो, कवर नहीं होगा और इस पे कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। अब इन शॉर्ट बोलूं तो, इन शॉर्ट मतलब होता है इसका कि अगर, यहां पे लिख लो,
इन केस ऑफ री इंश्योरेंस, इन केस ऑफ री इंश्योरेंस नो टीडीएस। सर आप क्या लिखते हैं, डॉक्टर राइटिंग में समझ नहीं आता है, इसलिए तो बोल रहा हूं। इन केस ऑफ री इंश्योरेंस नो टीडीएस, अगर री इंश्योरेंस का केस है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सिमिलरली जब लॉटरी टिकट बेचता है एक पर्सन, तो लॉटरी टिकट पे भी कमीशन मिलता है उसको, तो वो कमीशन का जब भी पेमेंट होगा और वो 15,000 से ज्यादा है तो 5% से टीडीएस काट के पेमेंट होगा, 5% से टीडीएस काट के पेमेंट। तो 194D दैट इंश्योरेंस कमीशन, 194G जी मैं लॉटरी बेचता हूं, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, दोनों में जब भी 15,000 के ऊपर पेमेंट होगा तो 5% से टीडीएस कटेगा। बट याद रखना री इंश्योरेंस के केस में टीडीएस नहीं कटता, बिकॉज दैट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, दैट इज नॉट कमीशन शेयरिंग एग्रीमेंट। अगर ध्यान से आप उसको देखोगे तो यहां पे भी पेयर एनी पर्सन न चलेगा, पेई एनी पर्सन चलेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रॉफिट कमीशन ऑफ 1 लाख पेड बाय री इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरर कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार एक्सप्लेन कर दो, कर देते हैं, एक बार पहले ये वाला देख लेते हैं। प्रॉफिट कमीशन पे किया 1 लाख रुपए का एक री इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरे री इंश्योरर कंपनी को, वेदर 194D विल बी एप्लीकेबल और नॉट, विल नॉट बी एप्लीकेबल। 194D इज नॉट अट्रैक्टेड, रीजन क्या है, साफ साफ तो लिखा है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट शेयरिंग है, भले इसका नाम प्रॉफिट कमीशन है बट दिस इज नॉट कमीशन, इट इज प्रॉफिट वाला चीज। स्टेट गवर्नमेंट पेज 22,000, एक स्टेट गवर्नमेंट ने 22,000 का कमीशन पे किया टू वन ऑफ इट्स एजेंट फॉर सेल ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट बेचने के लिए 22,000 का पेमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने। 194D विल बी एप्लीकेबल, टीडीएस कितना, 5% से, जी नहीं, हाँ सॉरी जी करेक्ट, 194G 5% से कटेगा 15,000 के ऊपर जाने से। अब मेरे को एक बात बताओ, 15,000 के ऊपर जाने से 5% कटेगा, तो 22,000 पे 5% कटेगा या फिर तुम्हारा 7,000 पे 5% कटेगा, इंटायर अमाउंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट सेम लॉटरी, वो लॉटरी वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, 10,000 के ऊपर मतलब 12,000 है तो पूरे 12,000 पे कटेगा, 2,000 माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना कमीशन वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एरर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी चार्जेबल टू टैक्स अंडर स्पेसिफिक सेक्शन 115BB, यानी ये 30% की बात करता है। 115BB अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, उसमें भी यही लिखा है कि 30% से कटेगा, वही जो अपने अभी पढ़े ना, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। 115BB उस सेक्शन का नाम है, वो अपने पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में। तो हमने दो कमीशन देखा, और लिख देते हैं दो कमीशन। कौन से दो कमीशन हमने देखे, हमने देखा 194D डेथ इंश्योरेंस वाला, 194G जी मैं लॉटरी बेचता हूं, एनी पर्सन होगा, ये भी एनी पर्सन होगा, थ्रेशोल्ड कितना होगा, 15,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड है, टैक्स रेट कितना है, 5%, 5% का थ्रेशोल्ड है। अब देखो कमीशन से रिलेटेड टोटल 3 सेक्शन है, 194D, 194G, 194H। 194D किसके लिए, इंश्योरेंस वाले के लिए, 194G किसके लिए, जी मैं लॉटरी बेचता हूं, सेल ऑन, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। अब नेक्स्ट कमीशन है 194H, यहां मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, 194H। अब ये कमीशन क्या है, ये सारे कमीशन इंक्लूडेड है, कमीशन एंड ब्रोकरेजेस अदर देन ऊपर वाला दो छोड़ के, जितने भी कमीशन के पेमेंट होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। अब यहां पे एंट्री होती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की, एंड द वर्ड इज, जो पेयर होना चाहिए वो स्पेसिफाइड एसएससी होना चाहिए। ओ माय गॉड, स्पेसिफाइड एसएससी, अब ये क्या नया ड्रामा स्टार्ट हो गया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। स्पेसिफाइड एसएससी मतलब क्या होता है, अगर एक कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, ये लोग ऑलवेज स्पेसिफाइड एसएससी माने जाएंगे, ये लोग ऑलवेज स्पेसिफाइड एसएससी माने जाएंगे। यानी एक कंपनी ने कमीशन का पेमेंट किया, मानेंगे स्पेसिफाइड एसएससी ने कमीशन का पेमेंट किया। एक फर्म ने कमीशन का पेमेंट किया, माना जाएगा एक फर्म, स्पेसिफाइड एसएससी ने कमीशन का पेमेंट किया। अब कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया। नाउ व्हाट अबाउट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को स्पेसिफाइड एसएससी तभी मानेंगे
जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी अपना फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है 22-23, ठीक है, तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर यानी पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में जिस इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर एक्सीड करेगा 1 करोड़ रुपीस अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो 50 लाख रुपीस अगर वो प्रोफेशन में है, तो वो पर्सन बन जाएगा स्पेसिफाइड एसएससी। तो स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? स्पेसिफाइड एसएससी कंपनी फर्म एलएलपी ऑलवेज स्पेसिफाइड होते हैं। टर्नओवर नहीं देखना है, ग्रॉस रिसिप्ट नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, ऑलवेज स्पेसिफाइड। बट इंडिविजुअल एचयूएफ स्पेसिफाइड तभी बनेगा जब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी पीछे वाले साल में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा अगर वो बिजनेस कर रहा है तो, और प्रोफेशन कर रहा है तो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग ईयर में, करंट नहीं, प्रीसीडिंग यानी पीछे वाले साल में। अपने लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 21-22, 21-22, इसमें इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा और अगर ग्रॉस रिसीव 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए अगर प्रोफेशन है तो। याद रखना, बिजनेस वाले में बोलते हैं टर्नओवर, प्रोफेशन में बोलते हैं ग्रॉस रिसीप्ट, ठीक है। बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा। अब कहीं पे भी स्पेसिफाइड एसएससी आएगा नीचे, अब जितना भी आएगा तो डेफिनेशन विल बी सेम, इसीलिए एक जगह लिखा है, समझ जाना, ठीक है। डेफिनेशन विल बी सेम फॉर ऑल। इंडिविजुअल एचयूएफ 1 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फर्म कंपनी एलएलपी विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड एसएससी। अब अगर एक स्पेसिफाइड एसएससी किसी रेसिडेंट पर्सन को, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है कमीशन का, एंड द कमीशन इज मोर देन 15,000 रुपीज, कमीशन इज मोर देन 15,000 रुपीज, तो 5% से टीडीएस कटेगा, तो 5% से टीडीएस कटेगा। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कमीशन ब्रोकरेज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, यानी जब आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ, वो आपको एक समरी देता है, उस समरी में उसका कमीशन भी रहता है, तो क्या वो कमीशन पे टीडीएस कटेगा? द आंसर इज नो, उस वाले कमीशन पे टीडीएस नहीं कटता, उस पे एप्लीकेबल नहीं है। बट एप्लीकेबल है फॉर कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन, एप्लीकेबल है फॉर कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन। एक बार में अगर 15,000 से रुपया ज्यादा कमीशन देता है तब उसको काटना पड़ेगा 5% से। अब वो एक बार में दे रहा है, फाइनेंशियल ईयर में दे रहा है, पर एनम दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, वो डिपेंड करता है कैसे पैसा पे करता है, ठीक है। पर ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं अपने, 15,000 पर ट्रांजैक्शन। एक्चुअली पर ट्रांजैक्शन भी नहीं है, अभी बताऊंगा इसको इन डेप्थ में, अभी इसमें है और भी है। तो 194H क्या बोलता है? 194H बोलता है कि अगर स्पेसिफाइड एसएससी रेसिडेंट पर्सन को कमीशन दे रहा है, तो 15,000 से ज्यादा का कमीशन है तो 5% से टीडीएस कटेगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, पेयर कौन होना चाहिए, स्पेसिफाइड या अदर देन स्पेसिफाइड? स्पेसिफाइड, ठीक है, पेयर स्पेसिफाइड होगा, एंड जो रिसीवर है वो रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए, तो फिर टीडीएस 194H में कटेगा कमीशन पे 5%। और सिक्योरिटीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सिक्योरिटीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन पे ये एप्लीकेबल होता है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? 1 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और कंपनी फर्म एलएलपी ऑलवेज होते हैं, इनका पीछे वाला टर्नओवर नहीं देखना है, इनके लिए ऑलवेज ये स्पेसिफाइड एसएससी बोले जाएंगे। अब देखो, परचेज कमीशन पेड टू वन एजेंट 25,000 रुपए टूवर्ड्स परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, 25,000 का कमीशन हमने पे किया, ओके। अब कुछ डिटेल नहीं दिया तो अज्यूम कर लेंगे कि जो पेयर है दैट इज ही इज एन स्पेसिफाइड एसएससी, सो कितना से टीडीएस कटेगा? 5% से टीडीएस कटेगा। अब 5% से टीडीएस कटेगा तो क्या 25 माइनस 15 या इंटायर 25 पे कटेगा? इंटायर 25 पे 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। कैमरा ऑन करो, कैमरा, तुम कहां भाग गए कैमरा ऑफ करके? बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो। नहीं सर, हम नहीं करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अपने को 194C भी चाहिए, तो पेंडिंग लिखो। तो हमने देखा 194
एच, ठीक है, हमने देखा 194H। 194H में पेयर कौन होना चाहिए? स्पेसिफाइड एसएससी। पेई कौन होना चाहिए? रेसिडेंट पर्सन। थ्रेशोल्ड इज 15,000 एंड रेट इज 5%। रेट इज 5%। अब स्पेसिफाइड एसएससी पे आप लोग एक ऐसे हाईलाइट लगा देना। क्यों लगवा रहे हैं अभी बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ करते जाओ जो जो बोल रहे। बाद में जब ये समरी रेडी होगी तब मजा आ जाएगा अपने को। ओके, तो 194H, एच इज फॉर कमीशन। कमीशन के लिए क्या? हाँ मैं कमीशन लेता हूँ। हाँ ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं कमीशन लेता हूँ, मैं कमीशन। हाँ मैं लेता हूँ कमीशन। वो 194H, हाँ मैं कमीशन लेता हूँ। स्पेसिफाइड एसएससी पेयर होना चाहिए, पेई रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए, 15,000 के ऊपर होना चाहिए, 5% से कटेगा टीडीएस, 5% से टीडीएस कटेगा। क्या आप लोग को एक चीज की क्लैरिटी आ रही है? टीडीएस कौन काटेगा एंड किसका कटेगा, ये चीज समझ में आ रहा है? काटने वाला पेयर होता है और जिसका कटता है वो पेई होता है, ठीक है। जिसका कटता है वो दर्द भरा आशिक नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? पेई, पेई अब से, ठीक है। तो तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस में कोई लगाएगा तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो, तो उसको लिख देना भाई तू पेई है क्या, ठीक है। चलो, उसको समझेगा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसके लिए। अब बात करते हैं 194 आई फॉर, आई के लिए घर लेंगे तो आई के लिए घर लोगे तो आई को रेंट देना पड़ेगा ना। आई मतलब क्या? माँ। तो माँ के लिए घर लोगे तो रेंट देना होगा ना। तो 194 आई इज फॉर रेंट। रेंट पेमेंट कौन कर रहा है? स्पेसिफाइड एसएससी। मिल किसको रहा है? रेसिडेंट को मिल रहा है। रेंट कितना होना चाहिए? 2,40,000 पर एनम पर को ओनर। पर एनम पर को ओनर, समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर रेंट पे प्लांट एंड मशीनरी लिया तो 2% से कटेगा, 2% से कटेगा। और अगर रेंट पे तुमने लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर लिया है तो 10% से कटेगा। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर लिया है तो 10% से टीडीएस कटेगा। सर ये सारे रेट लर्न हो जाएंगे क्या? अरे तुम देखते जाओ, यहां से जाने से पहले सब लर्न हो जाएगा, डोंट वरी। अब आते हैं इधर। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। ही इज अ टेनेंट। इसने रेंट का पेमेंट किया ओनर को 50,000, 5 लाख रुपीज का, 5 लाख रुपीज का रेंट का पेमेंट किया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज 194I एप्लीकेबल? आई के लिए घर, घर के लिए रेंट, तो 194 एप्लीकेबल बिकॉज पार्टनरशिप फर्म विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड एसएससी, ऑलवेज स्पेसिफाइड एसएससी वो बनेगा, ठीक है। अब उसने पेमेंट किया है 5 लाख रुपए का ओनर को, तो जल्दी से मेरे को एक चीज बता दो, इस वाले ट्रांजैक्शन में टीडीएस काटेगा कौन? टेनेंट या ओनर? टेनेंट या ओनर? तो याद रखना, टेनेंट टीडीएस काटेगा बिकॉज पैसा वो दे रहा है। तो स्पेसिफाइड एसएससी होना कौन चाहिए? टेनेंट या ओनर? तो आप बोलोगे स्पेसिफाइड एसएससी होगा टेनेंट। यहां पे बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, बट अपने को नहीं होगा बिकॉज अपने को पता है जो पैसा देता है वो स्पेसिफाइड एसएससी होना चाहिए, जो ले रहा है वो नहीं। तो हम एक पार्टनरशिप फर्म ने एक ऑफिस लिया था, ऑफिस के लिए उसने रेंट दिया 5 लाख का ओनर को, तो रेंट का अगर वो पेमेंट कर रहा है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। 194I में टीडीएस कटेगा। एंड 194I में जब टीडीएस कटेगा तो टीडीएस कितने रेट से कटेगा जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर इसने क्या लिया है रेंट पे? तो मैंने बोला इसने ये वाला ऑफिस लिया है रेंट पे, जिस ऑफिस में बैठ के ये बात कर रहे हैं। तो ऑफिस इज लैंड एंड बिल्डिंग, तो इस सिनेरियो में क्या कितना कट जाएगा? 10% से टीडीएस कट जाएगा। तो मतलब अब हम ओनर को कितना पे करेंगे? हम ओनर को अब पे करेंगे 5 लाख का 10% उसका टीडीएस है। 10% जो टीडीएस है ये तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। एंड जो रिमेनिंग बचेगा अपना 4,50,000, इतना रुपया हम रेंट पे करेंगे। तो हम रेंट कितना पे करेंगे? 4,50,000। अब 50,000 रुपया अपना जेब में रख लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट के पास जाके जमा करवा देंगे ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। एक्चुअली ये है तो ओनर की इनकम, बाद में ओनर सेट ऑफ कर सकता है, बट हाल फिलहाल के लिए वो गवर्नमेंट के पास जमा है। जब नेक्स्ट ईयर वो आईटीआर लगाएगा तब वो सेट ऑफ कर लेगा, क्लेम कर लेगा टीडीएस को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने रेंट पे लिया लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट का पेमेंट उसने जो किया है वो किया है 1,70,000 ईच।
क्योंकि दो ओनर थे, एक ओनर नहीं था। एक ओनर के अकाउंट में डाला 1,70,000, एक ओनर के अकाउंट में डाला 1,70,000। तो बताओ क्या इस सिनेरियो में टीडीएस कटेगा 194 आई में? नो, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट इज लेस देन 2,40,000। करेक्ट, 2,40,000 से कम है इसीलिए। बट मेरे को एक बात बताओ, हम एक्चुअली टीडीएस कट किसका रहा है? रेंटल इनकम का। टीडीएस एक्चुअली किसका कट रहा है? ध्यान से देखो, किस इनकम का कट रहा है? रेंटल इनकम का। ये रेंटल इनकम अराइज कैसे हो रही है? ये हो रही है फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। यानी अल्टीमेटली क्या प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम पे कट रहा है क्या? द आंसर इज यस। तो इस सिनेरियो में बोलते हैं कि अगर दो ओनर है एंड दोनों को तुम कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो दोनों का टोटल देखना पड़ेगा, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग तो सेम है ना। अब अगर ये वाला पॉइंट वो नहीं डालते तो लोग क्या करते? मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा लेना स्टार्ट कर लेते। तो टीडीएस तो कभी कटता ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे फैमिली मेंबर तो इतने बड़े, तुम सबको मेंबर बना दो, सबको को ओनर बना दो, सबके अकाउंट में पैसा ले लो, तो फिर कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये बात तो गवर्नमेंट को पता ही थी। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अपने को पर को ओनर देखना है, पर को ओनर। ठीक है, पर को ओनर। अब ये पर को ओनर मतलब क्या होता है? हाँ, ये देखो, 2,40,000 पर एनम पर को ओनर। पर को ओनर के ऊपर जाने से ही 2,40,000 पर एनम पे अपने टीडीएस काटेंगे। अब यहां पे सिंस अपने देख रहे हैं कि कितना फिगर दिया, 1,70,000 ईच। एक ओनर ये है, एक को ओनर ये है, बट क्या दोनों में से 2,50,000 क्रॉस हो रहा है क्या? क्या क्रॉस हो पा रहा है 2,40,000? 2,40,000 क्रॉस हो रहा है क्या? 2,40,000 क्रॉस हो रहा है क्या? नहीं क्रॉस हो रहा है। मतलब ने मल्टीपल लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, बट 2,40,000 तो क्रॉस ही नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा? तो आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहा था, तो इससे क्लैरिटी मिलेगी। नहीं, एग्जाम्पल ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में तुम ऐसा समझ लो कि जब भी अगर 2,40,000 का पेमेंट होगा पर को ओनर पर एनम, यानी दोनों को 2,00,000, हाँ दोनों को 2,40,000 से ज्यादा मिल रहा है, 2,40,000 से दोनों को, इसको भी 2,40,000 ज्यादा, इसको भी 2,40,000 से ज्यादा, तब टीडीएस कटेगा। मतलब कंबाइन नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं? कंबाइन नहीं करना है अपने को, इसको कंबाइन नहीं करना है, इसको सेपरेट ट्रीट करना है, इसको सेपरेट ट्रीट करना है। मतलब ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, दोनों को मर्ज नहीं करना है अपने को। ठीक है, इंडिविजुअली ट्रीट करना है। करेक्ट, इंडिविजुअली ट्रीट करना है। इस प्रोविजन का लॉजिक ये है, इंडिविजुअली क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दो पार्टी के बीच में लफड़ा होता है। लफड़े होने की वजह से क्या होता है, भले ही वो लोग को ओनर होते हैं, एक प्रॉपर्टी में बेटा भी है और बाप भी है, दोनों ओनर है, बट जब फिर दोनों को कंबाइन करके कटने लगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, केसेस बनने लगे कि अब मेरा क्यों है, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, भले ही हमको ओनर है वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि अपने को देखना है पर को ओनर पर एनम। सिंपल। क्या एडवांस रेंट, यानी अगर हम एडवांस में रेंट पे कर देते तो भी अपने को टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली, तो भी टीडीएस इज एप्लीकेबल। एरियर ऑफ रेंट पे एप्लीकेबल? यस, एरियर ऑफ रेंट पे भी एप्लीकेबल। अच्छा, जब आप रेंट पे लेने जाते हो ना, तो उसके साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी विल बी ट्रीटेड एज रेंट और उस पर भी टीडीएस कटेगा? तो बोलते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, तो भैया कोई टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज इट इज नॉट एन इनकम। जब इनकम ही नहीं है तो टीडीएस कैसे कटेगा? वो तो बस जमा ले रहा है, बाद में तुमको रिफंड दे देगा। जब इनकम ही नहीं है तो टीडीएस ही नहीं कटेगा। बट अगर नॉन रिफंडेबल है, यानी वो तुमको वापस नहीं करेगा, तो एक तरह से वो उसकी इनकम हो जाएगी, तो उस सिनेरियो में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, उस सिनेरियो में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला अभी छोड़ दो, ये अभी बिजनेस ट्रस्ट वाला नहीं समझेगा, वो वाले चैप्टर करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स भी लगता है रेंट पे, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, यानी एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपल टैक्स, जो रेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपल टैक्स एंड एक्सक्लूडिंग जीएसटी। रेंट पे जीएसटी लगता है क्या? हाँ जी, रेंट पे जीएसटी लगता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे। तो रेंट पे जब जीएसटी लगता है तो वो वाला अमाउंट भी एक्सक्लूड करना है, म्युनिसिपल टैक्स का भी अमाउंट एक्सक्लूड करना है। उसके बाद जो फिगर आएगी वो 2,40,000 से ज्यादा होनी चाहिए,
तो उस पे टीडीएस अपने डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अब मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है और वो मतलब मंथली में समझ लो 20 दिन एक ही होटल में जाता है और उसी होटल में जाके रूम नंबर 29 बुक करता है। हर बार रूम नंबर 29 बुक करता है, कुछ भी हो जाए रूम नंबर 29, रूम नंबर 29 सेम होटल, उसी में जाने का है उसको। अब महीने में वो 20 दिन उसी में जाता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है? गवर्नमेंट बोलती है कि वो बंदा रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे यहाँ आता है, सेम रूम में भी रुकता है। इसका ये मतलब होता है कि तुम उसको होटल की सर्विस नहीं दे रहे हो, तुम उसको रेंटल की सर्विस दे रहे हो। और अब जो होटल चार्ज करेगा अमाउंट, जो भी पर रूम का अमाउंट चार्ज करेगा, याद रखना उस पे टीडीएस कटेगा 194 आई में, उस पे टीडीएस कटेगा 194 आई में। तो 194 आई में कब टीडीएस कटेगा? अगर होटल एकोमोडेशन इज ऑन रेगुलर बेसिस, अगर रेगुलर बेसिस पे होटल एकोमोडेट करके बैठे हुए हो तो फिर भैया टीडीएस तुम्हारा कटेगा 194 आई में। तब वो होटल नहीं यूज होगा, तब माना जाएगा कि तुमने होटल को वो रूम रेंट पे ले लिया, तभी तो तुम जा रहे हो महीने में 20 दिन सेम रूम में जाके रुक रहे हो, मतलब वो तुम्हारा रेंटल हो गया, तो उसमें 194 आई कट जाएगा। सर वो महीना में एक ही रूम में क्यों जाता है? मेरे को क्या पता वहां क्या करता है, आ जाओ। तो हमने देखा 194 आई के लिए घर ले रहा है तो रेंट देना पड़ेगा। रेंट कौन दे रहा है? स्पेसिफाइड एसएससी दे रहा है। किसको दे रहा है? रेसिडेंट पर्सन को दे रहा है। रेंट कितना दे रहा है? 2,40,000 पर एनम, पर को ओनर से ज्यादा। प्लांट एंड मशीनरी लिया है तो 2%, अदर्स के केस में 10% है। एडवांस पे टीडीएस एप्लीकेबल, एरियर पे टीडीएस इज एप्लीकेबल। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल है तो कोई टीडीएस नहीं, नॉन रिफंडेबल है तो टीडीएस है। ओके, म्युनिसिपल टैक्स और जीएसटी अमाउंट एक्सक्लूड करना है क्या? ऑब्वियसली म्युनिसिपल टैक्स एंड जीएसटी अमाउंट को एक्सक्लूड करेंगे अपने। होटल एकोमोडेशन चार्जेस रेगुलर बेसिस पे तो 194 आई। सेम होटल में डिफरेंट रूम है तो भी माना जाएगा, होटल बेसिस पे अपने को देखना। अगर एक ही होटल में तुम बार बार जाके रुक रहे हो तो उस सिनेरियो में 194 आई लग जाएगा। अब एक चीज देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लैंडिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी का पैसा लेती है। यानी जो एयरक्राफ्ट कंपनी होती है वो अपना प्लेन जब एयरपोर्ट पे लैंड करती है, वहां रुका के रखती है, तो उस जगह का पैसा देना पड़ता है। ऐसे फ्री में तुम वहां लैंड नहीं कर सकते हो या फ्री में तुम वहां 1-2 घंटा रुक नहीं सकते हो, उसका पैसा देना पड़ता है। तो हुआ यहाँ पे ये प्रॉब्लम कि लोग बोलने लगे कि ये तो रेंटल है ना, ये तो रेंट है, ये तो रेंट का पेमेंट कर रहा है बिकॉज वो वहां पे रुक रहा है। बट ऐसा नहीं है, वो रेंट नहीं है, वो आएगा 194 सी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 194 सी? 194 सी इज कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, इसको एक बार वाली 194 सी करते, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो बस इतना समझो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला जो चार्ज है वो 194 आई में नहीं आएगा, वो 194 सी में आएगा। अब 194 सी क्या होता है जब पढ़ेंगे तब क्लैरिटी आ जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो ये बढ़िया बना लेते हैं अपने 194 आई। टेनेंट होगा स्पेसिफाइड एसएससी, क्या यहाँ टेनेंट लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा? क्या टेनेंट वर्ड लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दे किसको रहा है? रेसिडेंट पर्सन। रेसिडेंट पर्सन कौन होगा? ओनर। कितना दे रहा है? 2.4 लाख से ज्यादा पर एनम पर को ओनर। टीडीएस कितना से कटेगा? अगर प्लांट एंड मशीनरी है और अगर अदर्स है तो, अदर्स है तो 10% से कट जाएगा तुम्हारा, एंड प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है तो 2% से कट जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा 194 आई। 194 आई बोलता है टेनेंट है, स्पेसिफाइड पर्सन, एंड तुम्हारा रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए ओनर। 2,40,000 से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है पर एनम पर को ओनर। प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है तो 10% एंड अदर्स है तो 10, प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो 2% एंड अदर है तो 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। लिख लिया सबने ये वाला पॉइंट? अब मेरे को एक बात बताओ, 194 आई में स्पेसिफाइड एसएससी में इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कौन कवर है? इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा था। अब उस इंडिविजुअल का क्या जिसका टर्नओवर 1 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा नहीं था?
और या तो वो धंधा ही नहीं करता था, ऑब्वियसली बिजनेस ही नहीं करता था, तो फिर उसका टर्नओवर वगैरह कुछ होगा ही नहीं, तो उस वाले इंडिविजुअल एचयूएफ का क्या, उसके लिए कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा क्या? तो उसके लिए जो लिमिट आई, वो लिमिट आई 194 IB में, 194 IB में। ये बोलता है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी टेनेंट कौन है? वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में कवर नहीं है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में कवर नहीं है। तो आई में कौन नहीं कवर है? आई में वो नहीं कवर है जिसका 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं था, या जिसका बिजनेस ही नहीं था, वो कभी कवर ही नहीं हो सकता आई में, बिकॉज इज नॉट स्पेसिफाइड एसएससी। और अगर वो स्पेसिफाइड एसएससी नहीं है तो वो आई में कवर नहीं होगा। तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में कवर नहीं है, वो रेसिडेंट को पेमेंट करता है रेंट का, एंड द रेंटल अमाउंट इज मोर देन 50,000 पर मंथ और पार्ट। 50,000 से ज्यादा का रेंट का पेमेंट कर रहा है भाई साहब, वो आम आदमी नहीं है, वो कहीं से पैसा जुगाड़ रहा है। इस चीज का जानकारी चाहिए गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट को जानकारी कैसे मिलेगा? जब टीडीएस कटेगा तो इन्फॉर्मेशन जाएगा गवर्नमेंट के पास, फिर अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जांच पड़ताल करेगी कि 50,000 पर मंथ का तुम रेंट दे रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम क्या करते हो? सैलरी है, सैलरी है तो चलो सैलरी स्लिप दिखाओ, और सैलरी भी नहीं है तुम्हारा तो 50,000 का रेंट अफोर्ड कैसे कर सकते हो? तो 50,000 पर मंथ से ज्यादा का रेंट दे रहे हो तो। अब मुंबई वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, मुंबई वाले बोल रहे होंगे 50,000 तो बहुत कम होता है। मुंबई में कम होता है, बाकी सब जगह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 50,000 से ज्यादा का अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो पर मंथ और पार्ट, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 5% से। टीडीएस किससे कटेगा? 5% से, 5% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बट जो पेई है, यानी जो ओनर है, वो पैन नहीं देता है। अगर ओनर पैन नहीं देता है तो 20% से डिडक्ट करेंगे। किससे डिडक्ट करेंगे? 20% से डिडक्ट करेंगे। बट याद रखना, डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड लास्ट मंथ रेंट। अब मान लो डिडक्शन टीडीएस काट, अब इसका मतलब क्या था पहले ये देख लो, टाइम ऑफ डिडक्शन से समझते हैं। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या बोलता है? कब डिडक्ट करना है? तो तुमको डिडक्ट करना है मार्च मंथ में, लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी इफ प्रॉपर्टी इज वेकेटेड। यानी मान लो अगर तुम जनवरी में छोड़ के जा रहे हो तो जनवरी में डिडक्ट करना, तुम अप्रैल में छोड़ के जा रहे हो अप्रैल में डिडक्ट कर देना। बट अगर तुम पूरे साल रुक रहे हो तब मार्च में डिडक्ट करेंगे, तब मार्च मंथ में डिडक्ट करेंगे। तो विच एवर इज अर्लियर, जिस साल तुम वेकेट कर रहे हो उस मंथ में, और या तो मार्च में, विच एवर इज अर्लियर, तुमको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब टीडीएस कितना डिडक्ट करना है? 5% टीडीएस डिडक्ट करना है पूरे रेंट में, पूरे साल जितना तुमने पेमेंट किया। यानी पर मंथ डिडक्ट नहीं होगा, चेक करने के लिए तो पर मंथ है, डिडक्ट होगा सीधा ईयर एंड में जाके। यानी मान लो अगर उसका जो है मान लो 60,000 है, तो 60,000 इंटू 12 करेंगे और 5% से टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, दैट इज 36,000 से टीडीएस डिडक्ट कर देंगे। बट मान लो अगर उसने पैन नहीं दिया तो किससे टीडीएस डिडक्ट होगा? 20% से, ठीक है। तो अपने कर रहे 60,000 का इंटू 12 मंथ्स, कितना आया? 7,20,000 टोटल आया रेंट। इसका अगर अपने 20% करते हैं तो कितना आया? 1,44,000। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब लास्ट मंथ का रेंट ही तुमको पे करना है 60,000, तुम उसमें से 1,44,000 कैसे डिडक्ट कर सकते हो? भैया जो वो पैसा ही तुम्हारे हाथ में नहीं है तो डिडक्ट कैसे करोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है 20% वाले केस में? जितना लास्ट मंथ का रेंट है, यानी पूरा का पूरा 60,000 रुपीज डिडक्ट हो सकता है। 1,44,000 हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो पैसा तो हाथ में है ही नहीं ना। और जब हाथ में पैसा ही नहीं है तो काटेंगे कैसे? काटेंगे तो तब जो हाथ में पैसा होगा। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये पर्सन है, इनका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, इनकी पेंशन इनकम है, पेंशन इनकम है इनकी, और ये रेंट पे करते हैं ओनर को, ठीक है। रेंट किस चीज का? ये लैंड बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे लिया है, एंड द रेंटल इज 60,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ का ये रेंट पे करते हैं। तो इस सिनेरियो में देखो क्या होगा। अब इनका पेंशन इनकम है, सो इज ही स्पेसिफाइड एसएससी और ही इज नॉट ए स्पेसिफाइड एसएससी? सोचो, नॉट। क्योंकि स्पेसिफाइड एसएससी वो होता है जिसका बिजनेस होता है या प्रोफेशन होता है, उसमें भी 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो इज नॉट ए स्पेसिफाइड एसएससी, सो ही विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194I।
बट क्या ये आई बी में कवर होंगे क्या? हाँ, बिकॉज आई बी में वो इंडिविजुअल एचयूएफ कवर होता है जो आई में कवर नहीं होता है, तो आई बी में कवर हो गया। रेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा है क्या? रेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा है, तो 5% से टीडीएस कट के पेमेंट होगा। टीडीएस काटेगा कौन, ए या बी? ए या बी? ए। ए, शाबाश। और कटेगा किसका? बी का, बिकॉज हमेशा किसका कटता है? पेई का कटता है। तो जो 20 जो अपने बोले पैन नहीं है, वो पैन नहीं है, वो हमने बी के लिए बोल रहे थे कि ए के लिए बोल रहे थे? तब अपने बी के लिए बोल रहे थे। एंड बी का अगर पैन नहीं है तो कितने से कटेगा? अगर बी का पैन नहीं है तो 20% से कट जाएगा टीडीएस, 20% से टीडीएस कट जाएगा। तो इसका यह मतलब होता है कि अगर हम लोग मुंबई में रहते हैं और हम लोग रेंट देते हैं 60,000 से ज्यादा, तो हम लोग को हमेशा टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ। और टीडीएस किस मंथ में कटेगा? या तो मार्च मंथ में, और या तो जिस मंथ तुम बाहर जा रहे हो, ये दोनों में विच एवर इज अर्लियर। या तो मार्च मंथ में, या तो जिस मंथ तुम बाहर जा रहे हो, विच एवर इज अर्लियर। वन मोर थिंग, पैन के केस में जो 20% है, जो टीडीएस है, दैट विल नॉट एक्सीड नहीं करेगा किसको? लास्ट मंथ रेंट को। लास्ट मंथ का जो रेंट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर उससे ज्यादा होगा तो काटेंगे कैसे? क्योंकि बिकॉज काटने के लिए अपने हाथ में होना तो चाहिए। जब तक एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा नहीं तो कटेगा कैसे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए ना काटने के लिए, इसीलिए। हाँ, मस्त है हाँ? जब पढ़ा रहे तो सब एकदम ऐसे बैठ जाएगा, और जहां कोई जोक मारेंगे सब एकदम ऐसे, हाँ क्या बोले? चलो इसमें लिखो 194 आई बी। पेयर कौन होना चाहिए? पेयर होना चाहिए वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो नॉट कवर्ड है 194 आई में। इंडिविजुअल एचयूएफ जो नहीं कवर है 194 आई में। पेमेंट किसको करेंगे? ऑलवेज रेसिडेंट पर्सन है इसमें, ओनर करेंगे। पेमेंट अमाउंट कितना है? 50,000 पर मंथ या पार्ट से ज्यादा, ठीक है? पर मंथ और पार्ट से ज्यादा 50,000। एंड टीडीएस रेट क्या है? टीडीएस रेट है 5%। ठीक है, प्रशांत बनाओ इसको, क्यों नहीं लिख रहे हो? सर हम वेट कर रहे, कोई स्क्रीनशॉट शेयर करेगा? कोई नहीं करने वाला है शेयर, खुद से लिखो। 194 आई, आई बी कौन कवर है? जो आई में कवर नहीं है वो इंडिविजुअल एचयूएफ। रेसिडेंट, अच्छा अगर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, वो फर्म जो आई में कवर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज सारे फर्म्स आई में कवर है। सारे तुम्हारा कंपनीज आई में कवर होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आई में कवर नहीं है। अच्छा, कवर मतलब ये कवर की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रेशोल्ड वाला कवर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले कवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थ्रेशोल्ड के बेसिस पे नहीं डिसाइड करना है अपने को, इसके बेसिस पे कवर की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखना। नरेंद्र का डाउट आया है, बोलो नरेंद्र। सर ये जो टीडीएस है वो टोटल एक बार ही कटेगा इन द कौन सा? ये वाला? आईबी वाला? हाँ जी। हाँ, तो पूरे मंथ का एक साथ करना और फिर एक बार में इसको काट लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मंथली सैलरी है मेरा 60,000, तो 60,000 इंटू कर, सैलरी बोला सॉरी, रेंट है 60,000, तो 60,000 इंटू 12 करेंगे, 7,20,000 आएगा। इसका 5% मारेंगे, 36,000 एक बार में जाके डिपॉजिट कर देंगे। 36,000 एक बार में जाके डिपॉजिट कर देंगे। पर मंथ और पार्ट मतलब क्या होता है? अगर एक दिन भी तुम वहां रहे और एक दिन का भी अगर तुमने 60,000 रुपया दिया, तो वो फिर मान लिया जाएगा कि पूरे महीने का तुमने 60,000 रुपया दिया। आ जाओ क्वेश्चन में, पेज नंबर 5 में। डाउट 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 डाउट, आओ पहले ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इसमें शायद तुम लोग का डाउट सॉल्व हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला छोड़ दो, स्ट्रेट अवे इसमें आते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह। रेंट का पेमेंट कर रहे हैं 60,000 पर मंथ। कौन कर रहा है? श्रीकांत कर रहा है। श्रीकांत कौन है? एक सॉफ्टवेयर इंप्लॉई है। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ में वो एडवांस में मिस्टर अशोक के अकाउंट में डाल देता है। बट अशोक ने क्या किया? कोई पैन नहीं दिया। हाउस कब रेंट पे लिया गया था? 1/7/2022, बट वेकेट हो गया 28/2/23।
ठीक है, अब यहां देखो क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, श्रीकांत एक सॉफ्टवेयर इंप्लॉय है, तो क्या ये बिजनेस वाला है क्या? नहीं। तो आई में तो कवर नहीं होगा ये किस में कवर होगा? आई बी में कवर होगा। तो आई बी में हमने इसको पहले डाला। दूसरी बात, अशोक से हमने रेंट पे लिया था और अशोक अपने को पैन नहीं दे रहा है, तो किससे टीडीएस कटेगा? 20% से टीडीएस कटेगा। ठीक है, ओके। अब रेंट कितना है देखो, 1/7/2022 से लेके 28/2/2023, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 महीने। 60,000 इंटू 8 मंथ करेंगे तो 4,80,000। क्या 50,000 पर मंथ से ज्यादा है? 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो 194 IB लगेगा। फिर अपने इसमें कितना करेंगे? 4,80,000। टोटल रेंट हमने अभी तक कितना पे कर दिया? 4,80,000 का। टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा 20% से, बिकॉज पैन नहीं है। अब पैन नहीं है तो 20% से हमने काटा, तो कितना आया टीडीएस? 96,000। टीडीएस का पेमेंट कब करना होता है अपने को? टीडीएस का पेमेंट अपने को करना होगा हम लोग अगर घर पहले खाली कर दे रहे तो जिस मंथ खाली कर रहे उस मंथ। अब बताओ, फरवरी मंथ में श्रीकांत अशोक को कितना देगा रुपया? 60,000 देगा रेंट। तो तुमको क्या लगता है 60,000 में से 96,000 कट सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इस सिनेरियो में मैक्सिमम टीडीएस कितना कटेगा? 60,000 रुपीज का। मैक्सिमम टीडीएस 60,000 रुपीज का। ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ ये 20% वाले केस में आएगा, बाकी सब में नहीं। ठीक है, देखो ऐसे तो टैक्स है 96,000, यानी 60,000 इंटू 20% इंटू 8 हैज टू बी डिडक्टेड, बट सेम हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 60,000 बीइंग रेंट फॉर द मंथ ऑफ February 23। February 23 के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है टीडीएस। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये वाला तुम लोग बताओ, अगर अशोक पैन दे देता तब कितना से टीडीएस कटता? अगर अशोक ने पैन दिया होता तो 5% से कटता। कितना आता जल्दी बताओ? तब आता 4,80,000 इंटू 5%, 24,000 रुपए। ठीक है, तो फरवरी मंथ में हम कितना पेमेंट करते? फरवरी मंथ में हम कितना पेमेंट करते हैं अशोक को? तो फरवरी मंथ में हम पेमेंट करते हैं अशोक को 36,000 का। कितना पेमेंट करते हैं? 36,000 का। ठीक है, 24,000 रुपए। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन। चलो, दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11, रमेश गेव अ बिल्डिंग ऑन सब लीज विथ इफेक्ट फ्रॉम। रमेश ने सब लीज पे दिया है किसको? पहले देख लो, मैक लिमिटेड को दिया है। दिया किसने? रमेश ने दिया है। कब से दिया? 1/7/2022 से। रेंट कितना? 25,000 पर मंथ। कंपनी ने हायर मशीन पे लिया है रमेश से ही 1/11/2022। कितने रुपए में? 20,000 पर मंथ में। ओके, बस यही है। उसके बाद बस टीडीएस अमाउंट बता दो कितना आने वाला है। तो ध्यान से देखो, रेंट पे किसने लिया? मैक लिमिटेड ने। तो सेक्शन नंबर कौन सा आएगा? आई या आई बी? तो आई आएगा इसमें, ठीक है, बिकॉज लिमिटेड मतलब हो गया स्पेसिफाइड एसएससी। अगर स्पेसिफाइड एसएससी है तो वो आई में ही फॉल करेगा, तो 194 आई में आएगा। आई के लिए हमने क्या देखा था? अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो 2% से कटेगा, एंड अदर है तो इससे कटेगा, अपना 10% से कटेगा। ठीक है, लिमिट क्या थी? तो हम आ गए अपने इस वाले पॉइंट में। लिमिट थी अपने लिए 2,40,000 पर एनम पर को ओनर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज तुम नोटिस करो कि अपने रेंट कितना हो रहा है। पहले रेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंट हो रहा है अपना दो चीजें अपने लिए। एक लिया हमने लैंड एंड बिल्डिंग, एक हमने लिया प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हम कितना पे कर रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हम पे कर रहे हैं 25,000। तो 25,000 हमने किया इंटू, हाँ, 2,25,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आया 2,25,000, एंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए कितना आया? प्लांट एंड मशीनरी के लिए आया 1,00,000। अब अपने को चाहिए मोर देन 2,40,000, तभी टीडीएस कटेगा। तो याद रखना एक चीज, अगर अपने एक ही बंदे से लैंड भी ले रहे हैं और प्लांट एंड मशीनरी भी ले रहे हैं तो 2,40,000 टोटल में देखना है। टोटल में देखना है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों का ऐड करके क्या 2,40,000 से ज्यादा है? हाँ, दोनों का ऐड करके 2,40,000 से ज्यादा है। 3,00,000 आ रहा है समथिंग।
एंड रेट इंडिविजुअल रेट लगेगा, लैंड पे लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे 2% लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का रेट लगेगा। ओके, सो ये देखो बिल्डिंग का रेंट कितना है 2,25,000, हायर चार्जेस कितना है 1,00,000। ऐसे देखेंगे तो 2,40,000 से कम है, बट दोनों देखेंगे तो 2,40,000 से ज्यादा है। तो अब लगेगा बिल्डिंग पे 10% से, हायर परचेज मशीनरी पे 2% से। तो बिल्डिंग पे 22,500, इस पे 2,000, टोटल हमने किया तो आया 24,500। क्लियर सबको? इजी है? ठीक है, आओ एक और करते हैं। चलो दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स। ये हमको एग्जैक्टली सिर्फ हमको एंड वाला फिगर बता दो कि कितना टीडीएस आएगा। 12 का फर्स्ट नंबर, राम ने सब लीज पे दिया है एम लिमिटेड को 1/6/2022, रेंट इज 20,000 पर मंथ। द कंपनी ऑल्सो टुक द मशीनरी फ्रॉम राम ऑन 1 October 2022, 15,000 पर मंथ। रेंट फॉर द बिल्डिंग एंड हायर चार्जेस वगैरह जो भी दिया है वो ठीक है, अपने को बस टीडीएस अमाउंट बता दो एंड वाला। पहली बात बता दो टीडीएस आएगा कि भी नहीं आएगा, और आएगा तो कौन से सेक्शन में आएगा और कितना आएगा। बीस हजार और 1,800, 21,800 आ रहा है, सबका आ रहा है 21,800। एवरीवन ऑन द सेम पेज? ठीक है, शाबाश, क्या बात है, सीख गया तुम लोग, हो गया। अभी इस वाले पॉइंट को तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट नोट में कैसे लिखोगे अपने हिसाब से लिख लो, कि ये दोनों का मिला के अपने को देखना जब एक सिंगल पर्सन से आता है। इस वाले पॉइंट को अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में हेल्प मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सर कितने क्वेश्चन करेंगे? बहुत सारे करेंगे, ये छोटा सा है। मिस्टर संतोष हैज लेट आउट हिज प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ 60,000 टू मिस प्रीति। कुछ नहीं दिया है तो क्या समझेंगे, मानेंगे कि अदर देन स्पेसिफाइड एसएससी है, मतलब कि बिजनेस वगैरह इनका नहीं है। अब बिजनेस वगैरह नहीं है तो आई भी आ जाएगा। 50,000 से ज्यादा का रेंट है, हाँ जी 50,000 से ज्यादा का रेंट है, तो अकॉर्डिंगली फिर अपने रेंट चार्ज कर देंगे, इसमें टीडीएस चार्ज कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। 15 को अपने कर रहे हैं, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा रेंट? रेंट कितना है? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज सीखना है, ये देखो टीडीएस तो कटेगा भले ही रेंटल तुम्हारा कितना भी हो, ठीक है, बट जो रेंट वाला आदमी है वो तुमसे रेंट कितना लेगा। अगर तुम मिड ऑफ द मंथ जाओगे तो पूरे मंथ का रेंट लेगा क्या तुमसे, या कि वो सिर्फ हाफ ऑफ द मंथ का रेंट लेगा? तो तुमसे हाफ ऑफ द मंथ का रेंट लेगा, पूरे मंथ का रेंट थोड़ी लेता है कोई किसी से, अगर मिड में जाओगे तो देखो जनवरी में अपने आ रहे हैं तो जनवरी का आधा में अपने आ रहे हैं, तो आधा जनवरी का रेंट, फरवरी का पूरा मंथ का रेंट, मार्च के पूरे मंथ का रेंट, यानी 2.5 महीना का रेंट होगा। यानी 60,000 इंटू 2.5 अपने करेंगे। सिर्फ 1.5 लाख रुपए हमने पेमेंट किए हैं रेंट का। कितना से कटेगा? 5% से टीडीएस कटेगा, तो अपने करेंगे 5%, 7,500, 7,500 विल बी योर टीडीएस। ओके, सो आई एन आई भी था ये। आओ अब डाउट लेते हैं एक एक करके, बोलो। वेदश्री। सर, हम लोग का क्लॉज है कि लास्ट मंथ में जो रेंट है उसका लिमिट देखना है। अगर लास्ट मंथ में जो भी टेनेंट है वो हाफ मंथ में जा रहा है तो हम लोग का लिमिट क्या हो जाएगा? जो भी लास्ट मंथ का रेंट होगा वो टोटल मंथ का, हाँ पूरा मंथ नहीं, का लेना कितना पड़ेगा। अगर हाफ में जा रहा है तो हाफ मंथ का रेंट, जो भी हाफ। एंड मंथ का रेंट होगा वही वाला रेंट होगा, वही लिमिट होगा। ओके। एसके। एसके बोलो।
हेलो। हम्म। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, ये जो आपने अभी बताया हाफ मंथ वाला, ये 15/1 का था। सपोज यहाँ पे 10th जैन होता तो 10 डेज का प्रपोर्शन करते। हाँ, फिर अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट करते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके। नहीं, मंथ वाइज कंसीडर करना है वैसा नहीं लिखा है उसमें। लिखा हुआ है कि देखो एक्चुअल जो रेंट है, एक्चुअल रेंट को ही अपने को फोकस करना है। देखो इनकम पे टीडीएस कटता है, बात समझो, इनकम पे। जब इनकम ही हाफ ऑफ द मंथ की हुई है तो हाफ ऑफ द मंथ पे ही टीडीएस कटेगा ना। अब अगर अपने सेक्शन में जाके लिख देते पूरे मंथ का कटेगा, तो क्या टेनेंट पूरे मंथ का रेंट दे देगा? क्या नहीं देगा। ऑब्वियसली अगर हम 15 दिन रुके तो हम 15 दिन ही का रेंट देंगे ना, हम पूरे मंथ का रेंट क्यों देंगे? तो जितना इनकम है उसी पे ही टीडीएस करता है। अगर इनकम ही नहीं है तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, बिकॉज इनकम फर्स्ट देन टीडीएस। इस चीज का ध्यान रखना। 50,000 पर मंथ और पार्ट का मतलब क्या होता है? 50,000 पर मंथ और पार्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कि जैसे यही वाला एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में देखो 60,000 पूरे महीने के लिए, ठीक है, बट अपने 15 एक को आए। अगर अपने 15 एक को आए तो ऐसे देखो 30,000 बन रहा है, 30,000। अगर हाफ मंथ का देखोगे तो 30,000, बट वैसे नहीं देखना है। लेना पूरा महीना का रेंट कितना है ये बताओ, समझे? भले ही तुम हाफ ऑफ द मंथ में रह रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरे मंथ का रेंट कितना है। पूरे मंथ का 50,000 से ज्यादा है, तुम भले ही एक दिन एक्स्ट्रा रहो, बट अपने मानेंगे कि वो मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारे ऊपर वो 50,000 वाला प्रोविजन वैसे। बट रेंट तो तुमको अगर एक दिन का रहा है तो एक दिन पे ही टीडीएस कटेगा। एप्लीकेबिलिटी एंड टीडीएस कटना दो अलग चीज है। एप्लीकेबिलिटी के लिए अपने को देखना है 50,000 के ऊपर होना चाहिए रेंट, बट कटेगा सिर्फ उतने ही अमाउंट पे जितना तुमने रेंट दिया है। इन शॉर्ट अगर ऐसे बोलो तो फॉर एप्लीकेबिलिटी वी हैव टू चेक 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, बट रेंट विल बी डिडक्टेड ऑन द एक्चुअल रेंट पेड। एक्चुअल जितना रेंट पे करेंगे उस पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एप्लीकेबिलिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन दी 50,000 पर मंथ वाला क्राइटेरिया, बट हाँ दैट इज फॉर एप्लीकेबिलिटी। पर मंथ और पार्ट वाला इज फॉर एप्लीकेबिलिटी। एक सम करवा दीजिए, ठीक है। एक सम इसमें है नहीं, मैं ड्राफ्ट करूंगा कल, एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करूंगा प्रॉपर वाला, जिसमें सारे पॉइंट्स एक साथ ले लूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। ओके, चलिए बोलो अंजलि, हाथ पे हाथ उठाए जा रहे हो, क्या हुआ? सर एक डाउट और था जो आपने एक बताया था पॉइंट कि जिसमें हम एनुअली टीडीएस पे कर रहे हैं रेंट का, तो लास्ट मंथ के रेंट से अगर एक्सेस अमाउंट बनता है तो हम मैक्सिमम अमाउंट रेंट वाले अमाउंट तक का ही दे सकते हैं। तो उस केस में तो सर डिपार्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस हो जाएगा ना। तो उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे एडवांस टैक्स नहीं भरते अपन, तो उसमें मतलब पार्ट में अपन पेमेंट कुछ कर सके, नहीं नहीं, एनुअली वैसा होगा, लास्ट मंथ में ही एक करना ही साथ ही होगा। लॉ में लिखा, हाँ लॉ में लिखा हुआ है। ओके ठीक है, बस वो लास्ट मंथ का ही था। हाँ, तो ये जो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बोलो। सर जो रेंट टीडीएस कटा है रेंट पे, तो ये मंथली पे नहीं होएगा, नहीं ये नहीं, एनुअल पे होगा? हाँ सीधा मार्च मंथ, मतलब मार्च मंथ पे अगर मान लो पूरे साल रुके हो तो मार्च मंथ पे कटेगा एंड अप्रैल में इसका पेमेंट जाएगा। ओके सर। चलो आ जाओ, एक क्विक रिवीजन मारते हैं, सब कोई मेरे साथ बोलेगा, एवरीबॉडी विल ट्राई कि अपने एक साथ कर ले इसको। यहाँ से क्यों करते, स्ट्रेट अवे यहाँ से करते, जो बनाया है हमने, ये बनाया है तो इसीलिए है। चलो 194B, 194BB, B फॉर बैटिंग, BB फॉर बड़ी बैटिंग, B इज फॉर लॉटरी एंड BB इज फॉर हॉर्स रेस वाला। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, थ्रेशोल्ड कितना है 10,000 के ऊपर जाएगा तो 30%। 10,000 क्या है? पर विनिंग, पर विनिंग का अपने को देखना है, लॉसेस सेट ऑफ नहीं करने हैं। अगर पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड है तो अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसने पैसा जमा कर दिया, और या तो अल्टरनेटिवली अपने उससे पैसा ले लेंगे और गवर्नमेंट के पास जाके जमा करवा देंगे। फिर 194D 194G दोनों कमीशन से रिलेटेड है। डी इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस डेथ वाला, जी मैं कमीशन, सॉरी जी मैं लॉटरी बेचता हूं, तो अगर मैं लॉटरी बेचता हूं तो लॉटरी का कमीशन है। दोनों कमीशन को पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, 15,000 के ऊपर 5% से। एक चीज याद रखनी है, री इंश्योरेंस कमीशन कमीशन नहीं होता है, वो प्रॉफिट होता है, तो उस पर 194D एप्लीकेबल नहीं होगा।
अब 194H, हाँ मैं कमीशन लेता हूं, इसके साथ एंट्री हुई स्पेसिफाइड एसएससी की। स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? कंपनी, फर्म, एलएलपी, ऑलवेज स्पेसिफाइड। इंडिविजुअल एचयूएफ तभी स्पेसिफाइड होगा जब वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से उनका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा, और अगर ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है, तो वो बन जाएंगे स्पेसिफाइड एसएससी। पेयर स्पेसिफाइड एसएससी होना चाहिए, पेई रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए, कमीशन 15,000 के ऊपर होना चाहिए, 5% से टीडीएस कटेगा। 194I इज फॉर रेंट, स्पेसिफाइड एसएससी है। टेनेंट, ओनर जो है वो रेसिडेंट पर्सन है, तो जब भी टेनेंट पे करेगा ओनर को 2,40,000 के ऊपर पर एनम पर को ओनर, तो टीडीएस कटेगा। अगर रेंट पे हमने प्लांट एंड मशीनरी ले रखा है तो 2% से कटेगा, अदर्स के केस में 10% से कटेगा। 194IB, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में कवर नहीं है, यानी जिसका बिजनेस नहीं है, और या तो बिजनेस है बट 1 करोड़ और 50 लाख के नीचे है, तो वो लोग टेनेंट है, ओनर रेसिडेंट पर्सन है, रेंट कितना है 50,000 पर मंथ और पार्ट से ज्यादा, कितने से टीडीएस कटेगा? 5% से टीडीएस कटेगा। बट अगर पेई ने पैन नहीं दिया तो 20% से टीडीएस कटेगा, एंड ये 20% से जो टीडीएस कट रहा है ये लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, किस मंथ टीडीएस कटेगा? जिस मंथ तुमने खाली कर दिया घर, या मार्च मंथ, विच एवर इज अर्लियर। दैट्स इट। आज से इतना ही पढ़ाई के और इतना ही अपने इसके सारे क्वेश्चंस बनाए। अपने को क्या करना है, होमवर्क दे रहा हूं, अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए वो सारे क्वेश्चन को रीड कर लेना, बिकॉज आंसर तो आ गया पर लिखना क्या एग्जैक्टली वो भी पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए उसको एक बार रीड कर लेना, आंसर तो तुम लोग को पता ही चल जाएगा ऑटोमेटिक। एंड ये सारे जो भी प्रोविजंस है इसको लर्न करने का कोशिश करना। लर्न क्यों करना है? बिकॉज सेक्शन नंबर लर्न होना चाहिए अपने को, तो इसको लर्न करने का अपने कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल इसको कंटिन्यू करते हैं टीडीएस को, सेकंड पार्ट। अब लेते हैं डाउट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं। बाय बाय रिकॉर्डिंग वालों।